हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी में आप सबका स्वागत। बच्चों, मैं संजीवनी शिंदे आज आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी पाठ्यपुस्तक लोक भारती से पाठ 5। पाठ का नाम है जूलिया और लेखक है अंतोन चेखव। अब हम देखेंगे पाठ के बारे में। संभाषणीय कृति के लिए आवश्यक सोपान। बच्चों को केंद्र में रख के कारणों पर चर्चा करें। बच्चों को वहाँ भेजने पर उनके मन में जो विचार आते होंगे स्पष्ट करने के लिए उन्हें हम समस्या हल पूछे। यानी देखो, यहाँ दिया गया है कि जैसे बच्चों को झूला घर में, पालना घर में केंद्र में रखते हैं तो उससे बच्चों पर क्या असर होता होगा वह सोचो। अथवा आप में से कई बच्चे रहे होंगे बचपन में, तो आपको क्या लगता था वह बोलो। एकांकिका में गवर्नेंस सेविका की मार्मिक पीड़ा, विवशता का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश है। इस एकांकिका के द्वारा लेखक हमें क्या संदेश देते हैं, तो एक गवर्नेंस है जो सेविका, गवर्नेंस यानी बच्चों को संभालने वाली सेविका, उसकी विवशता का सजीव चित्रण इस एकांकिका में किया है और साथ साथ शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश दिया है कि इस प्रकार कोई शोषण कर रहा है तो शोषण से हमें मुक्ति पाना है, शोषण करने नहीं देना है, तो शोषण को अटकाव लगाना है। इसके बारे में यह एकांकिका है। पहले हम देखेंगे लेखक का परिचय। इनका जन्म जनवरी 1860 टगानरोग, रूस, और उनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904। परिचय। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। यह रूसी है, इसके लिए कुछ शब्द, रूबल जैसा शब्द उदाहरण के तौर पर जो रुपये के लिए उपयोग में लाता है वह उसी का है, वहाँ का है। प्रमुख कृतियाँ: ए डिडरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास, अन्ना ऑन नेक, अ बैंड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानी, इवानो द चेरी आर्चर्ड आदि नाटक उन्होंने लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे गद्य संबंधी क्या कहा है। यह जूलिया पाठ की विधा है एकांकी। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। यानी इस एकांकिका द्वारा लेखक समाज के सभी लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि दब्बूपन को त्यागना चाहिए और अपने अधिकार अथवा न्याय के लिए सजग यानी जागरूक रहना चाहिए। इस प्रकार लेखक ने इस एकांकिका में यह विषय प्रस्तुत किया है। हम आहिस्ता आहिस्ता एकांकिका पढ़ते पढ़ते इसे समझा लेंगे। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिलदेवना आती है। वो गवर्नेंस का नाम है जूलिया वासिलदेवना। जूलिया आते ही दबेश्वर में अपने घर के मालिक को कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। इसका मतलब कि इस गृह स्वामी ने पहले बुलाया होगा, तो वह गृह स्वामी जहाँ बैठे हैं वहाँ आती है और कहती है, दबेश्वर में पूछती है कि आपने मुझे बुलाया था। गृह स्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, बड़ी खड़ी मत रहो। यानी कहने का मतलब यह है कि मुझे तुमसे बहुत लंबी बात करनी है, तुम खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। तो बैठती हुई जूलिया वहाँ बैठती है और कहती है कि शुक्रिया, क्योंकि बैठने के लिए कहा मालिक ने, इसके लिए वह शुक्रिया कहती है। गृह स्वामी,
जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? यानी देखो, मालिक खुद बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जितना चाहता हूँ उतना तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो भी तुम पैसा नहीं मांगोगी। तो मालिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि पूरा हिसाब लगाकर तुम्हारे पैसे तुम्हें दे देना। तो वह पूछता है जूलिया को कि तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना, यानी हर महीने के लिए 30 रूबल ऐसा ही तय हुआ था ना। रूबल यह रूस की मुद्रा है, जैसे भारत में रुपया माना जाता है वैसे रूबल रूस में रूबल माना जाता है। यह लेखक रूस के है, इसके लिए यह रूबल यहाँ शब्द आया है। तो जूलिया कहती विनीत स्वर में यानी नम्र स्वर में कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। वह कहती है कि नहीं मालिक, 30 रूबल नहीं महीना, 40 रूबल महीना तय हुआ था। गृहस्वामी उस पर क्या बोलते देखो, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी के पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है। तो वो कहता है, अपनी डायरी के पन्ने उलट पलट देता है और कहता है कि देखो मैंने अपनी डायरी में लिख कर रखा है कि तुम्हें महीना 30 रुपया रूबल तय हुआ था। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। यानी आज के पहले भी जितने गवर्नेंस ने काम किया है कि बच्चों की देखभाल करना और उन्हें पढ़ाना, यह काम गवर्नेंस का होता है। तो इसके पहले भी जिन गवर्नेंस ने ये काम किया है सबको मैं 30 रूबल ही देता हूँ महीने में। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। और वो आगे जाकर यह भी कहता है कि तुम्हारे पहले एक गवर्नेंस हमारे पास थी जो वही काम करती थी, तो उसको भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? तो आगे जाकर वह कहता है कि हाँ, तो हमारे यहाँ काम करते वक्त करते करते आपको 2 महीने हुए हैं और 2 महीने का पगार आपका तनख्वाह यानी तनख्वाह आपकी बची हुई है। तो जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। वो कहती है कि 2 महीने और 5 दिन हुए हैं, क्योंकि जूलिया को पता नहीं है। अब ये हिसाब किताब करके काम छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो ऊपर के 5 दिन क्यों छोड़ना, इसके लिए वो कह देती है कि जी नहीं, पूरे 2 महीना और 5 दिन हुए हैं। तो गृहस्वामी कहते, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं। और तो गृहस्वामी बोलते, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऊपर 5 दिन नहीं है, सिर्फ ठीक 2 महीना हुए हैं। भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। और फिर पन्ने पलटता रहता है और कहता है कि मैंने डायरी में सब कुछ लिख कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। मन में हिसाब लगाता है और कहता है कि 2 महीने के 60 रूबल हो गए। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो तो। यानी वो कहता है कि हाँ, 60 रुपया 2 महीने का हो गया, लेकिन अगर 2 महीने में आपने अगर छुट्टी ली है तो वह पैसे आपके कटवा जाएंगे, तो पूरे 60 रूबल आपको नहीं मिलेंगे। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया। यानी वो कहते हैं कि इतवार को तुमने छुट्टी मनाई, उस दिन काम नहीं किया। और आगे भी वह हिसाब बताते हैं, सिर्फ कोल्या को घुमाने ले गई। हाँ, तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। यानी वह कहते हैं कि इतवार की छुट्टी आपने ली और एक दिन ऐसा किया कि सिर्फ कोल्या को आप घुमाने के लिए लेकर गई।
पढ़ाई कुछ नहीं की, और उनको दो बच्चे हैं, दोनों की जगह एक ही को लेकर गई। आगे जाकर वो गृह स्वामी कहते हैं कि बच्चे को घुमाना कोई काम नहीं होता, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली, ठीक है ना। तो आगे जाकर वो कहता है कि इसके सिवा और 3 छुट्टियां आपने ली है, ठीक है ना मैं जो बता रहा हूँ। तो जूलिया दबे स्वर में जी आप कह रहे हैं तो ठीक रुक जाती है। यानी वो कहती है कि अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, ऐसा ही होगा, यानी आपने लिख कर रखा है ना तो सही होगा, ऐसा कहती है। गृहस्वामी अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। तो वो बता देता है कि 9 इतवार हो गए, 2 महीना में 9 इतवार आए थे, तो 9 इतवार को आपने छुट्टी काम नहीं किया था, और 3 छुट्टी आपने ली थी, तो 9 और 3 12 हो गए। तो देखो किस प्रकार अगर काट छाट करनी है, अगर किसी को सताना है अथवा किसी पर अन्याय करना है तो किस तरह कर सकते हैं, इसका उदाहरण है। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए, यानी 2 महीने के 60 रूबल, 2 महीने के 60 दिन, उसमें से 12 दिन नहीं आए तो 12 रूबल 60 में से कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ बान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों के में दर्द रहा था। यानी वो कहते हैं कोल्या और वान्या ये 2 बच्चे हैं। वो कहते हैं कि 4 दिन तुमने सिर्फ कोल्या को पढ़ाया था, वान्या को नहीं पढ़ाया था क्योंकि उसके दांतों में दर्द था, तो वो पढ़ने के इरादे में अथवा इच्छा नहीं थी उसकी। और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19, यानी वो भी दिन काट जमा कर देते हैं और कहते हैं 12 में ये 7 दिन अगर हमने जमा किए तो 19 नागे। हाँ तो भाई यानी वो कहते हैं कि सही, यानी बार बार देखो जूलिया को पूछते हैं, सम्मति लेते हैं, घटाओ 8 में से 60 में से 19 कितने रहते हैं 41। फिर हिसाब करते हैं और बोलते हैं कि 60 में से 19 कटवा लिए तो 41 बच गए, 41 रूबल, ठीक है ना। तो वो बता देते हैं कि अब 41 रूबल तुम्हारा जो रूबल बचे हैं हमारे पास काम के, ठीक है ना। तो जूलिया रुवासी हो जाती है, यानी रोने जैसा हो जाता है उसका स्वर, और रोते स्वर में वो कहती है हाँ जी हाँ, यानी आप कह रहे हो तो ठीक ही है, यानी उसे कहना है कि कुछ तो मुझे मेरे काम का दे दो, ऐसा कहना है। इसके लिए वह रुवासी होकर रोने जैसी होकर कहती है कि जी हाँ। फिर गृहस्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए कहते हैं हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी, यानी 1 जनवरी को 1 जनवरी को तुमने चाय की प्याली और प्लेट तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है, बदा यानी लिखा है। तो वो कहते हैं कि प्याली तो बहुत महंगी थी, लेकिन क्या करूँ, नुकसान ही उठाना है ना। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे मैंने तुम्हारा भला चाहा, लेकिन तुमने भी मेरा नुकसान ही कर दिया है। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा, यानी वो कहता है कि प्याली के 2 रूबल मैं काटूंगा, क्योंकि प्याली बहुत कीमती थी और मेरी मनपसंद भी थी, इसके लिए इसके 2 रूबल काटूंगा। अब 41 बचे थे, उसमें से 2 गए। अब देखो यह दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। और वो कहते हैं एक दिन तुमने बच्चे को घुमाने के लिए बाहर ले गई थी और तुमने ध्यान नहीं दिया बच्चे की ओर, इसके कारण बच्चे की जैकेट किसी टहनी में अटकी और खरोच लगी और बच्चे की जैकेट फट गई। तो इसमें दोष किसका है, तुम्हारा। तो इसके 10 रूबल यानी वो जैकेट के मैं 10 रूबल कटवा रहा हूँ। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए, और तुम थोड़ी लापरवाही हो। जूलिया को गृह मालिक कहता है तुम लापरवाही हो, ध्यान नहीं देती काम की ओर। तुम घर में होते हुए भी
घर की साफ सफाई करने वाली दूसरी नौकरानी जो आती है उसने वान्या के नए जूते चुरा लिए। अगर तुम ध्यान देती तो वो जूते नहीं जाते, अगर जूते गए हैं तो दोष किसका है? तुम्हारा। तो रुक जाता है और कहता है तुम मेरी बात सुन रही हो ना, हो या नहीं? यानी वो कहते हैं कि तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं। तो एक देखो बार बार वह पैसे काटता ही जा रहा है, कुछ ना कुछ छोटे बड़े कारण दिखाता जा रहा है। तो जूलिया को रोना आ रहा है, वो मुश्किल से अपना रोना रुला रोकती है और कहती है जो सुन रही हूँ, यानी आप बोल रहे हो मैं सुन रही हूँ, कहती है गृहस्वामी। तो वह कहते हैं, गृहस्वामी कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। यानी फिर एक बार बता देते हैं कि तुम्हें किस काम के लिए रखा है घर पर? बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को घुमाना, ये दो काम ही तुम्हें करना है। तो तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? यानी तुम अपने काम में ढील दोगी, यानी ठीक से नहीं करोगी तो यह जो आपके तनख्वाह तय हुई है उससे पैसे कटेंगे या नहीं कटेंगे? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? यानी बार बार वो जूलिया को फिर बार बार पूछ कर कि जैसे तुमने हाँ कहा तो ही मैं ये कर रहा हूँ, इस प्रकार वह उसे जो है हाँ करने में तैयार करता है। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। तो वो कहता है कि जूते किसके लापरवाही से गए? आपकी लापरवाही से। तो जूते के 5 रूबल मैं कटवा रहा हूँ। 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। तो वो कहता है कि 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे, कुछ काम के लिए मांगा होगा उसने, तो वो अभी कटवाना है, तो वो भी मैं कटवा रहा हूँ। अब जूलिया को बहुत रोना आने लगता है, लगभग रोते हुए, जी नहीं आपने कुछ नहीं, आगे कह नहीं पाती। वह कहना चाहती है कि मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं और तुमने मुझे कुछ दिया नहीं, लेकिन वो इतना कह नहीं पाती है, उसे रोना आ रहा है। वो कहती है जी नहीं आपने कुछ नहीं, बस आगे दिया नहीं, कुछ कहना उसको था लेकिन वह कह नहीं पाती है क्योंकि वो बहुत दुखी हो गई है और बहुत रोना आ रहा है। तो गृहस्वामी बहुत पक्का है, वो कहता है अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। वो कहता है कि देखो मैंने पहले ही कहा है कि डायरी में मैंने हर चीज़ नोट कर ली है, तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? तो वो कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है, डायरी के पन्ने पलटता है तो देखो पन्ने जूलिया उसे देखकर क्या करेगी? वह अपने आंसू पोंछती है और कहती है आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। आगे जाकर वो कहती है कि हाँ अगर आप कह रहे हो कि मैंने 10 रूबल दिए तो दिए ही होंगे। यानी वह जो भी गृहस्वामी बोलता है उसे मान लेती जा रही है, हाँ कर रही है कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं दिए है, ठीक है। फिर एक और बोलता है कि दिए नहीं दिए होंगे नहीं दिए है, ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना? अब 41 जो बचे थे उसमें उन्होंने ये सब मिक्स कर दिया और 27 हो गए, तो 41 से 27 अगर जो है कम कर दिए तो बचे 14 रूबल, यानी 14 रूबल का हिस्सा बच गया। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे। देखो वह कितनी अच्छी है। वो कहती है कि आज तक जैसे मैं 2 महीना काम कर रही हूँ एक ही बार मुझे पैसा मिला है आपके घर से और वह मालकिन ने दिए हैं, और वो सत्य बोल रही है। मुझे अभी तक एक ही बार पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। और वह कहती है आगे जाकर कि सिर्फ 3 रूबल मालकिन ने दिए थे, ज़्यादा पैसे मुझे तुम्हारे घर से मिले नहीं हैं। यह वाक्य सुनते ही गृहस्वामी और चकित हो जाता है और जैसे आसमान से गिरा हो, यानी आसमान से, यानी बहुत आश्चर्यचकित होकर कहता है अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझसे बताई तक नहीं?
देखो तुम ना, यानी वो कहता है कि और ये देखो इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बोली, लेकिन तुम्हारी मालकिन ने मुझे यह बात बोली तक नहीं। तो वो कहता है कि देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। यानी वो कहता है कि अगर तुम न बताती तो अनर्थ हो जाता ना, मेरे 3 रूबल तुम्हारे पास ज़्यादा आते। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। और डायरी में कुछ लिखने का नाटक करता है और कहता है कि क्योंकि उसने कहा था ना हर बात मैं डायरी में लिख कर रखता हूँ, तो कहता है देर से भी क्यों नहीं, यानी जिस दिन मालिकिन ने दिए होंगे, तुमने लिए होंगे, उसे बहुत दिन हो गए होंगे, लेकिन देर से भी क्यों नहीं, मैं डायरी में लिख देता हूँ। हाँ, तो 14 में 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। और फिर 11 रूबल जूलिया के हाथ में देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह है, ठीक से रखो। और सही है ना, यानी उससे यह भी तय करवा लेता है। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में जी धन्यवाद, और कांपते हाथ से वह रूबल लेती है हाथ में, और कांपते आवाज़ में वो कहती है जी धन्यवाद, धन्यवाद गृह स्वामी जी, आपने मुझे तनख्वाह के रूप में कुछ ना कुछ तो दिया, ऐसा कहना था उसका। गृह स्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, यानी जब वह सिर झुकाए 11 रूबल 2 महीने की तनख्वाह लेकर बाहर जा रही है, तो गृहस्वामी को बहुत गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हुए कहता है तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया। यानी 11 रूबल देने के बाद उसने धन्यवाद कहा, तो वो चिल्लाता है कि इतना एक बात होने के बाद तुम मुझे क्या धन्यवाद बोल रही हो। तो देखो क्या कहता है, और भी गुस्सा आता है उसे, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, यानी मैंने तुम्हें धोखा दिया है, यह तुम्हें पता होते हुए भी तुम मुझे ही धन्यवाद दे रही हो। तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। यानी वो गुस्से से पागल हो गया है और चिल्लाता है कि मैंने पैसे हड़प लिए, मैंने तुम्हें ठगा, मैंने तुम्हें धोखा दिया और उसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है, इतना गुस्सा उस गृहस्वामी को आया है, उसकी आवाज़ कांपने लगती है। जूलिया को समझ में नहीं आता कि अब क्या करो। जी हाँ मालिक, वो सिर पर जी हाँ ही करती रहती है। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक, यानी क्यों जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक कर रही हो, क्यों ऐसी बात कर रही हो। जूलिया कहती है, डर जाती है भयभीत स्वर में, यानी अपने मालिक का यह आवाज़, यह बोलने का ढंग देखकर वह और भयभीत होती है और भयभीत स्वर में कहती है क्योंकि इसके पहले मैंने जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। यानी वह धन्यवाद का कारण बताती है कि इसके पहले भी मैंने कई जगह काम किया है, लेकिन एक भी पैसा मेरे काम का नहीं दिया है, आपने कुछ तो पैसे दिए हैं, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो गृहस्वामी को और क्रोध आ जाता है। क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम ऐसी व्यक्ति हो कि कोई भी तुम्हें ठग लेगा, कोई भी तुम्हें धोखा देगा, और इसमें मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा है कि पहले लोगों ने तुम्हें 1 रुपया भी काम का नहीं दिया। स्वर धीमा कर जूलिया, फिर वह ठंडा हो जाते हैं थोड़ा, और ठंडे दिमाग को रख कर वह जूलिया से बात करते हैं। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। और वह जूलिया से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा क्रूर नाटक खेला, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने किया है, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। वह कहता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था और इसीलिए मैंने ये नाटक खेला। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा, यानी वह कहता है कि मैं तुम्हारा एक पैसा भी मारूंगा नहीं जेब से निकाल कर। ये है तुम्हारी 80 रूबल,
यानी 2 महीने की पूरी तनख्वाह है 80 रुपये, मैं तुम्हें सौंपा रहा हूँ, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा और पूरे के पूरे 80 रुपये मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा, लेकिन ये पैसे देने के पहले मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। तो देखो गृहस्वामी जूलिया को क्या पूछते हैं कि जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए। यानी वो कहता है कि इतना दब्बू यानी इतना शर्मिला रहे, इतना डरपोक रहे, ये क्या ज़रूरी है कि सिर्फ अच्छा कहलाने के लिए, इंसान भला कहलाने के लिए इस प्रकार का व्यवहार ठीक है? उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ यानी ज़बरदस्तियाँ, खामोश रहकर जो भी ज़बरदस्ती से उस पर थोपा जाए, जो भी अन्याय किया जाए उसे सह जाए। नहीं जूलिया नहीं, वह मालिक अपनी जूलिया को समझा देता है कि नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। तो वो बता देते हैं कि इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें खुद को बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि खुद को बचाने के लिए, अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार में से लड़ना होगा। और तुम लड़ना सीखो और अपने हक के लिए लड़ो, और कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ हक के लिए लड़ना है। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। यानी वो कहता है कि पूरी शक्ति के साथ तुम्हें लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और अगर तुम अपना स्थान पाना चाहती हो तो संसार में, इस क्रूर संसार से, समाज से लड़ना सीखो। यहाँ बच्चों पाठ का पूरा स्पष्टीकरण हो गया है, पाठ मैंने समझा दिया है। अब हम देखेंगे शब्दार्थ, शब्द संसार। रूबल रूस की मुद्रा, चलन। निर्मम निर्दयी, भीरू डरपोक, बोधा मूर्ख, गावदी स्तुत, नागा वह दिन जिस दिन काम न किया हो, यानी जैसा खड़ा बोलते वैसा। ठान लेना, धोखा देना, हड़प लेना, बेईमानी से अधिकार कर लेना, दूसरे की वस्तु हजम कर लेना। यहाँ मुहावरे दिए हैं और उनके अर्थ दिए हैं, लेकिन परीक्षा में आपको मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न होता है। इसलिए मैं वाक्य में प्रयोग करके दे रही हूँ, इन्हें भी अपनी नोटबुक में उतार देना। एक टपोरी ने बुढ़िया को ठग लिया। दूसरे मुहावरे का अर्थ, गांव के साहूकार ने एक गरीब की जमीन हड़प ली। आगे देखेंगे हम, संजाल पूर्ण कीजिए। पान नंबर 17 का है। गद्यांश में आया संसार कैसा है? हृदयहीन है, निर्मम है, क्रूर है और कठोर है। अगला, कारण लिखिए। गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफी मांगना। उत्तर है, गृहस्वामी ने जूलिया से माफी मांगी क्योंकि गृहस्वामी ने जूलिया से छोटा सा क्रूर मजाक किया था। इस प्रकार पूरे वाक्य में उत्तर लिखना जरूरी होता है। गृहस्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना। उत्तर, अपने आप को बचाए रखने के लिए इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, ऐसे गृहस्वामी ने जूलिया से कहा। परिच्छेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका सार्थक प्रयोग कीजिए। मुहावरा है सबक सिखाना, अर्थ है दंड देना। वाक्य है अध्यापक ने छात्र को अच्छा सबक सिखाया। पर शब्द के दो अर्थ लिखना है।
एक है परंतु और दूसरा है पंख। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का मतलब होता है एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ वाले शब्द। तो पर्यायवाची शब्द दांत, दर्शन, दंत, मुखखूर, भाग्य, नसीब, किस्मत, नियति, पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी, वामांगिनी, घर, सदन, ग्रह, भवन, निकेतन, वास। अगला प्रश्न देखेंगे। अब पाठ के आंगन में, पाठ के आंगन में मतलब पाठ के साथ जो स्वाध्याय दिया जाता है प्रश्नोत्तर के रूप में, कृति के रूप में, उसे हल किया है मैंने, देख लो। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर, जी नहीं मालिक, जी हाँ मालिक, सुन रही हूँ और धन्यवाद। बस इसके सिवा वो ज़्यादा कुछ बोलती ही नहीं है। अगला, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, वान्या और रुबल। पहला शब्द के लिए प्रश्न है कोल्या के भाई का नाम क्या था, तो उत्तर आएगा वान्या। दूसरा प्रश्न, जूलिया की तनख्वाह महीना कितने तय हुई थी, 30 रूबल, तो उत्तर आएगा रूबल। पाठ में प्रयुक्त अंकों का प्रयोग करके मुहावरे लिखिए। पाठ में बहुत सारे अंक आए हैं, उसमें से बहुत सारे अंकों के मुहावरे मैंने दिए हैं, तो उन्हें भी लिख लेना। मुहावरा और उनका अर्थ मैंने दिया है। एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति होना। एक प्राण दो शरीर, घनिष्ठ मित्र। एक की 10 बनाना, झूठी बातें मिलाना। कौड़ी के 3 होना, बहुत सस्ता होना अथवा बेकदर होना। 9 2 11 होना, तुरंत भाग जाना, दुम दबाकर भाग जाना। 36 का आंकड़ा, आपस में अनबन रहना, एक दूसरे के से विपरीत होना। 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाना, मिलकर कार्य न करना, अपनी राय सबसे अलग रखना। 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। 7-5 करना, चालाकी दिखाना। यहाँ हो गए मुहावरे। अब कुछ स्वमत के प्रश्न हैं जो आपको पूछा जाता है कि इस पर अपने मन की विचार लिखिए, आपका विचार लिखिए, तो वो होता है स्वमत। तो उसका भी उत्तर मैं दे रही हूँ, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से उसे तैयार कीजिए। कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आए। उत्तर है, अज्ञान ही सभी समस्याओं की मुख्य जड़ है। यदि व्यक्ति समझदार व ज्ञानी है तो वह किसी भी समस्या का शिकार नहीं बन सकता। अज्ञान के अंधेरे में जी रहे लोग बड़ी आसानी से ठगे जा सकते हैं। वे अज्ञान के कारण अपने अधिकारों के लिए अथवा अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। समाज में लोगों का शोषण करना नहीं चाहिए या शोषण नहीं होने देना चाहिए। मेरे मतानुसार इस समाज व पूरे देश के लोगों को शिक्षित करना चाहिए। शिक्षित होने पर लोग स्वयं को ठग लेने से बचा सकते हैं। इसके अलावा लोगों को ठगने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जानी चाहिए, उससे समाज में कड़ा संदेश जाएगा और शोषितों की मदद हो जाएगी। यह विचार मैंने लिखे हैं, आप ये विचार भी लिख सकते हो। मौलिक सृजन में भी आपको स्वमत पूछा है। जूलिया की जगह आप होते तो विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मैं अपने सम्मान से प्रति सजग हूँ, इसलिए मैं जूलिया की जगह होती तो किसी भी परिस्थिति में अपने सम्मान का हनन नहीं होने देती।
जूलिया जिस तरह स्वामी के गलत वक्तव्य को गृह स्वामी के गलत वक्तव्य को स्वीकार कर रही थी वह गलत है। मैं अपने गृह स्वामी की गलत वक्तव्य का विरोध करती। मैं उनकी झूठी बातों को स्वीकार न करती बल्कि उसका कड़ा विरोध करती। अपनी मेहनत का मैं पूरा पैसा वसूल करती। ज़रूरत पड़े तो मेरा पूरा वेतन वसूल करने के लिए कानून का सहारा लेती, जिससे गृह स्वामी को भी अपने भविष्य के लिए बड़ी सीख मिलती। इस प्रकार यह दूसरा स्वमत दिया है। अब ये तीसरा भी स्वमत ही है। संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पर 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। तो देखो अपने विचार। यह संसार बहुत ही निर्मम, कठोर, क्रूर व हृदयहीन है। जो व्यक्ति अन्याय को सहता जाएगा तो उसके साथ अन्याय ही होता रहेगा। अपने अधिकार को पाने के लिए हर व्यक्ति को अन्याय के विरोध में लड़ना अधिकार है। यही प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है, नासुखी हो सकता है। हमारे संविधान में भी अन्याय का विरोध करने कहा गया है। इसलिए संसार में दब्बू व रीढ़ रहित व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसा कहा गया है। ये तीसरा स्वमत हो गया जो मैंने आपको दिया है। यहाँ पूछा है घरेलू काम करने वाले लोगों की समस्याओं की सूची बनाइए। तो मैंने उत्तर लिखा है घरेलू काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं होती है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो ज़्यादातर लोगों में यही समस्याएं होती है, और भी अलग अलग कुछ समस्याएं होती है। वो कौन सी है? एक, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है उनकी। दूसरा, उनके पास शिक्षा का अभाव होता है। तीसरा, उनका परिवार बहुत बड़ा होता है। चौथा, व्यसनाधीनता, यानी घर के पुरुष लोग व्यसन करते हैं। और पांचवा, उनको बच्चों को उचित शिक्षा देने में वह असमर्थ रहते हैं, तो वह उचित शिक्षा नहीं दे पाते हैं। ये समस्याएं घरेलू काम करने वाले लोगों की होती है। अगला, भाषा बिंदु। मैंने कहा है आपको कि भाषा बिंदु का मतलब होता है हमेशा व्याकरण। अब यहाँ दिया है, पहले नंबर क्रमांक दिए हैं, दूसरे में चिन्ह दिए हैं और उनके नाम हमें लिखने हैं। जो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ उनको आप लिख लो, और उसके बाद जो अंतिम विभाग है उसमें वाक्य दिए हैं, उसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। वह मैंने अगली स्लाइड में लगाए हैं। देखेंगे हम। योजक चिन्ह पहला, दूसरा निर्देशक चिन्ह, तीसरा रेखांकन, चौथा बड़ा वर्गाकार, पांचवा कोष्ठक, छठा दोहरा अवतरण, अल्पविराम, विस्मय सूचक, अर्धविराम, कोष्ठक और पूर्ण विराम। इस प्रकार सभी चिन्हों के नाम मैंने दिए हैं, वह आपको पता होने चाहिए और साथ साथ शुद्ध भी लिखना आना चाहिए। अब देखेंगे हम एक एक वाक्य में जो विराम चिन्ह मैंने लगाए हैं वह देखो। एक वाक्य देखा तो उसमें जितने विराम चिन्ह मैंने लगाए, कुछ चिन्ह ऐसे हैं कि पहले ही दिए हैं पाठ्यपुस्तक में, तो उनको नहीं पकड़ना है। तो जो मैंने लगाए हैं वह मैंने रेड रंग से दिए हैं और काले रंग से लिखा है। स्त्री, योजक चिन्ह, शिक्षा को लेकर लेखक के क्या क्या विचार थे, प्रश्न चिन्ह। शाम, अल्पविराम, तुम आ गए, प्रश्न चिन्ह। मोहन बोला, अल्पविराम, तुमने जो कुछ कहा ठीक है, पूर्ण विराम। जीवन, योजक चिन्ह, जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, अर्धविराम। कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, पूर्ण विराम। भरत, अल्पविराम, भैया ऐसा ना कहो,
पूर्ण विराम। अगले वाक्य, अरे विस्मय सूचक चिन्ह, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? प्रश्न चिन्ह। जी अल्पविराम, धन्यवाद विस्मय सूचक। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली। इसके अलावा अल्पविराम, छुट्टियाँ ली है पूर्ण विराम, ठीक है ना? प्रश्न चिन्ह। 9वां वाक्य, अच्छा विस्मयबोधक चिन्ह, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं, पूर्ण विराम। और अंतिम वाक्य, आप कह रहे हैं अर्धविराम, तो आपने दिए ही होंगे, पूर्ण विराम। इस प्रकार मैंने जो चिन्ह लगाकर, विराम चिन्ह लगाकर वाक्य भी दिए हैं। अब यहाँ रचना बोध आया है। मैं किसी भी पाठ के साथ रचना बोध है वो दे नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने जो 2-3 स्वमत दिए हैं उसके आधार पर 4 या 5 वाक्यों में आपको रचना बोध लिखना है। तो बच्चों, यहाँ अपना पाठ जो है वह समाप्त हुआ है। पाठ का नाम था अपना जूलिया, जो पूरा हुआ है। जूलिया पाठ का स्पष्टीकरण मैंने दिया है, सभी प्रश्न हल किए हैं, स्वमत लिख कर दिए हैं, भाषा बिंदु में विराम चिन्ह थे उनका भी उत्तर दिया है, सब कुछ आसान कर दिया है आपकी पढ़ाई को। अब सिर्फ आपको उसे अपनी नोटबुक में उतार देना है और बार बार उसे तैयार करना है। बच्चों, तो अगला पाठ लेकर मैं जल्द ही आऊँगी। अगली है कविता ए सखी, ये लेकर मैं जल्दी ही वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।